एटॉमिक मॉडल। देखो बात शुरू करते हैं वापस हम लोग रदरफोर्ड के मॉडल के ड्रॉबैक से। रदरफोर्ड ने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी, रदरफोर्ड ने यह बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, दैट्स ऑल। रदरफोर्ड ये नहीं समझा पाया कि वो अगर रिवॉल्व करता है तो वो किस अट्रैक्शन के थ्रू कैसे वो वहां पड़ा रहता है, वो कैसे उसी एक ही एक पाथ को फॉलो करता है, कैसे वो अंदर की तरफ कोलैप्स नहीं होता, क्यों वो न्यूक्लियस के साथ मिक्स नहीं होता। इसके बारे में जब उसको मैक्स प्लांक या मैक्सवेल वगैरह ने पूछा, अलग अलग साइंटिस्ट ने पूछा, तो उसने उसका एक सेटिस्फाइड जवाब नहीं दिया। उसको ये नहीं पता था कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो वो अंदर की तरफ कोलैप्स क्यों नहीं हो जाता। सिंस इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो उसे न्यूक्लियस के साथ क्या हो जाना चाहिए था, है ना, कोलैप्स हो जाना चाहिए था, बट ऐसा क्यों नहीं हुआ। उसके अलावा एक छोटी सी ड्रॉबैक आपकी एनसीईआरटी में ये भी होती है कि आपका रदरफोर्ड का मॉडल ये बताने में सक्सेसफुल नहीं हुआ कि अगर हम एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात करें। देखो रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, दैट्स ऑल, ओके डन, नो प्रॉब्लम। बट द क्वेश्चन इज अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, किसी एटम के पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे उसी पाथ को फॉलो करेंगे? क्या वो सारे इलेक्ट्रॉन, सपोज करिए सोडियम कार्बन या किसी भी एटम को मैं लूं, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो लोगों ने एक सवाल पूछा कि अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के एटम के पास है तो क्या वो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन उसी शेल में से है या उसी पाथ को फॉलो करते हैं? ऐसा है क्या? अगर ऐसा नहीं है तो क्या है, क्या उन सबकी अपनी अपनी एनर्जी अलग अलग है? तो क्या वो अलग अलग ऐसे पड़े रहते हैं क्या? इसके बारे में भाई उसने इतना कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है, उसने ये नहीं कहा कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो कहां होंगे, क्या वो एक ही शेल में है। शेल तो अभी अपन बात कर रहे हैं, ये बोर की वर्ड है शेल वगैरह, लेकिन क्या वो एक ही पाथ को फॉलो कर रहा है, क्या वो आगे पीछे भी हो सकता है, क्या वो कोई ज्यादा नजदीक, कोई थोड़ा उससे दूर, कोई उससे दूर, ऐसा भी कुछ होता है क्या? क्या सबकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक ही टाइप की है क्या? इसके बारे में रदरफोर्ड नहीं समझा सका। बात समझ में आई? एनसीईआरटी के अंदर जो बहुत बड़ा पैराग्राफ दे रखा है रदरफोर्ड के ड्रॉबैक का, उसके लास्ट पैराग्राफ में ये बात बता रखी है कि एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और इलेक्ट्रॉनिक की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के बारे में क्लियर डिस्क्रिप्शन नहीं दे पाया कि भाई इतने इलेक्ट्रॉन है तो इतने इलेक्ट्रॉन में से इतनों की एनर्जी ये होगी, इतनों की ये होगी, इसके लिए ऐसा लेवल होता है, उसके ऊपर एक और लेवल होता है, इसके ऊपर एक और लेवल होता है। इन सब के बारे में बोर नहीं समझा सका। इज इट क्लियर? नाउ रदरफोर्ड नहीं समझा सका, राइट, है ना। अब बोर आया, बोर ने ये सब बातें करी, और बोर ने जब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की स्टडी करी तो उसे पता चला कि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन तो कितना है बेटा, एक। ये एक ही इलेक्ट्रॉन अलग अलग लेवल्स में जाकर अलग अलग नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस दे रहा है, जैसा कि हम लोगों ने लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट में देखा था कि एक एक अलग अलग लेवल से वो जाता है तो उसकी अलग स्पेक्ट्रल लाइंस होती है, फिर उनकी दूसरों की अलग होती है। अच्छा, सिंस आप लोग ये कह रहे हो कि उनकी वेवलेंथ्स भी अलग है, फ्रीक्वेंसीज भी अलग है, रीजन आप कह रहे हो कि एक तो आपका आईआर से बिलोंग करता है, एक विजिबल से, एक यूवी से, इसका क्या मीनिंग हुआ? जो वो स्पेक्ट्रल लाइंस है उनकी एनर्जी डिफरेंट है, एनर्जी अलग अलग है, और अगर एनर्जी अलग है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो इसका मतलब जरूर वो इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी लेवल्स में से आए होंगे या जाके निकले होंगे। मतलब कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में एक ही है तो एक ही टाइप की स्पेक्ट्रल लाइंस और एक ही टाइप का रीजन होना चाहिए था, चाहे वो यूवी हो, चाहे वो आईआर हो, चाहे वो विजिबल हो। लेकिन वो एक ही इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन इसका एक ही इलेक्ट्रॉन बार बार अलग अलग रीजन की लाइंस कैसे दे सकता है? इसका मतलब कहीं उस एटम के पास में ऐसे अवेलेबल स्पेसेस, अवेलेबल एरियाज तो नहीं है कि वो कभी इसमें जा सकता है, कभी उसमें जा सकता है, कभी इसमें जा सकता है। मतलब एक डाउट आया कि कहीं एक ही एटम में अलग अलग एनर्जी वाले एरिया, जिसको हमारा बोर क्या बोलता है, ऑर्बिट बोलेगा। क्या बोलेगा? ऑर्बिट। कि क्या एटम के पास में ऐसे अलग अलग पाथ तो नहीं है कि इस पाथ में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये होगी, इस पाथ में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये होगी, इस पाथ में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ और होगी, तभी तो अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस आई, तभी तो अलग अलग रीजन की स्पेक्ट्रल लाइंस आई। तो ये दिमाग में डाउट आया, तो बोर के पोस्टुलेट्स की शुरुआत ही हम यहीं से करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा दीजिए बोर्स पोस्टुलेट्स। बेटा बातों को समझना बहुत जरूरी है।
हर बार हम लोगों को सिर्फ लिखना या सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना ही हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। हम लोगों को ये पता होना चाहिए ये हुआ होगा तो कैसे हुआ होगा, है ना, ऐसा क्यों हुआ होगा। हम अगर एक साइंटिस्ट की तरह सोचेंगे तो शायद हम चीज़ों को ज़्यादा जल्दी समझ पाएंगे। बोर पोस्टुलेट्स में बेटा नंबर 1 पोस्टुलेट लिखिए। चलिए बेटा देखिए आप लोग बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है। बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट बहुत इजी है, बहुत सिंपल सी बात है, समझने की कोशिश करें। बोर हमें कहता है कि एटम जो होता है वो स्फेरिकल होता है, ठीक है। रदरफोर्ड की बात को वापस रिपीट कर रहा है, अच्छी बात है। इलेक्ट्रॉन जो होता है मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है मतलब न्यूक्लियस है और ये सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी तक रदरफोर्ड की बात सही चल रही है। और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। यहां तक तो सब कुछ सही बोला, लेकिन जो रदरफोर्ड के पास मिसिंग था, रदरफोर्ड ये नहीं कह सका कि जिस भी पाथ पे वो रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी क्या है, फिक्स है। ये रदरफोर्ड के पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं था, जबकि यहां से ये जो बात है, ये बात उसने बिल्कुल नया, बिल्कुल अजीब से बात कर दी जो लोगों को थोड़ा कम पची, पर ये बात जरूरी थी और उसने उसको प्रूफ भी करके दिखाया। डिफाइनाइट सर्कुलर पाथ एज स्टेशनरी स्टेट और ऑर्बिट्स, उन्हें क्या कहा गया, उन्हें कहा गया स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी का मतलब वो स्टेबल है, वो वहीं है, वो कहीं मूवमेंट नहीं कर रही है, वो मूवेबल नहीं है। इनकी अपनी एनर्जी जो होती है वो फिक्स होती है, क्वांटाइज्ड होती है, मतलब इनकी अपनी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। ये सर्कुलर पाथ क्या कहलाएंगे, ऑर्बिट्स कहलाएंगे। हालांकि कई किताबों में या इवन कई बार एनसीईआरटी में हमने देखा है कि रदरफोर्ड के मॉडल में भी उसने ऑर्बिट नाम लिया था, बट देखो ऐसा है कि ये मिसकंसेप्शन चलते रहते हैं। ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट ही किसने दिया था, बोर ने दिया था। अब ठीक है आप उसकी वन शेल को आप ऑर्बिट कह दो, मना नहीं है, बट ये ऑर्बिट वर्ड आया कहाँ से था, हमारे सोलर सिस्टम वाले कॉन्सेप्ट से ये ऑर्बिट आया था। जैसे अर्थ का अपना एक ऑर्बिट होता है, जुपिटर का अपना एक ऑर्बिट होता है, तो उसी तरह से हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक ऑर्बिट होता है। बट अब इसके ऊपर हम बहस नहीं कर सकते कि रदरफोर्ड ने कहा था कि बोर ने कहा था, जिसने भी कहा था, जो भी कहा था, ठीक है। लेकिन बोर के अंदर हम ये जरूर बात करते हैं कि ऑर्बिट वर्ड या एनर्जी लेवल्स, इसकी हम और अच्छे से बात करेंगे। एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट की बात जो कहने वाला साइंटिस्ट है उसे रदरफोर्ड को हम मानते हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन वहां रहता है तो वापस वही रदरफोर्ड वाली प्रॉब्लम अगेन कि सर ऐसा क्या होता है उसके साथ कि ना वो अंदर जाता है ना ही वो आगे कहीं जाता है। तो उसने कहा कि भाई हर इलेक्ट्रॉन पर दो तरह के फोर्स लगते हैं, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। वो दोनों ही फोर्स एक दूसरे से मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। उनके ऊपर लगने वाला, अगर मान लीजिए आप टग ऑफ वॉर, आपने नाम सुना होगा, रस्सा कसी वाला खेल, टग ऑफ वॉर, इधर से कुछ लोग खींचते हैं, इधर से कुछ लोग खींचते हैं, बीच में आपने मान लो कोई ऐसे रिबन लगा दी जो उसे एक सेंटर लाइन के पास में एकदम सेंटर में है। अब अगर दोनों तरफ लगने वाला फोर्स एकदम अमाउंट में इक्वल है तो क्या वो रस्सी ना इधर जाएगी ना इधर, मतलब क्या वो रस्सी इधर उधर होएगी, क्या नहीं होएगी। इसका मतलब साफ है कि अगर दोनों तरफ से फोर्स, एक इनवर्ड पुल कर रहा है एक आउटवर्ड पुल कर रहा है और दोनों ही मैग्नीट्यूड में इक्वल है तो वो कहीं नहीं जाने वाला। रदरफोर्ड बोर कुछ ऐसा ही कहता है। बोर कहता है कि इलेक्ट्रॉन पर दो तरह के फोर्स लगते हैं, एक लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स है जो उसे अपने अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन का फोर्स है जो उसे न्यूक्लियस से रिपेल करवाता है। मतलब एक तरफ है अट्रैक्टिव फोर्स, आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, है ना, आउटवर्ड। आप, मैंने आउटवर्ड अट्रैक्टिव फोर्स बोला है, आप आउटवर्ड फोर्स बोल दीजिए, इसे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है ना। ये एक तरह का रिपल्सिव फोर्स है जो उसको बाहर खींच रहा है, ये अंदर की तरफ इसको खींच रहा है। बात समझ में आ रही है। और इन दोनों का अमाउंट फिक्स रहता है, तभी आपका इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, एक ही शेल के अंदर घूमता रहेगा। हालांकि इसको समझाना थोड़ा मुश्किल हो गया था बोर के लिए, लेकिन फिर भी ये बात कहते ही दिमाग में एक आइडिया आ जाता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। अब वो फोर्स के मैग्नीट्यूड क्या है, उनका अमाउंट क्या है, देखो यही चीज आप लोग 12th क्लास में फिजिक्स में भी पढ़ने वाले हो। तो ये तो हो गया आपका सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला। अब आपको अगर सेंट्रीफ्यूगल का
फॉर्मूला पूछ ले और आपने लिखा इसको K Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है, R स्क्वायर, है ना। तो अब आपको कोई पूछे कि आप यहां पर K क्या है, तो देखो अगर CGS सिस्टम चल रहा है, कौन सा सिस्टम चल रहा है, CGS। CGS का मतलब आप अगर मास वगैरह को किस में ले रहे हो, ग्राम वगैरह में ले रहे हो, CGS का मतलब ग्राम में ले रहे हो, हैं, लेंथ वगैरह को मीटर सेंटीमीटर में ले रहे हो, तब तो आपको K की वैल्यू क्या माननी है, 1 इन CGS सिस्टम। बात समझ में आई। लेकिन अगर आप MKS ले रहे हो, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, और B आपका यहां पे लेंथ हो गई दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये हो गया इन MKS। आप चिंता ना करें, तुम्हें यही वैल्यू याद रखनी है, क्योंकि आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है आप उसे आराम से ग्राम में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ को तुम सेंटीमीटर में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये भी याद रख सकते हो, मना नहीं है, बट ये रेयरेस्ट केस में तुमको क्वेश्चन आएगा। अपन जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उसमें से शायद ही आपको एक आध को मिल जाए, मिला तो हो गई, कहीं ना कहीं तो हो गई। जेई में आ सकता है, क्योंकि जेई फिजिक्स को ज़्यादा प्रिफर करके क्वेश्चन पूछती है। तो अगर जेई वाले क्वेश्चन पूछने जाएंगे तो फिर वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में केमिस्ट्री कम ढूंढेंगे, फिजिक्स ज़्यादा ढूंढेंगे, तो वो फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछना ज़्यादा पसंद करेंगे। ठीक है भैया, तो ये आपके पास में क्या आ गया, K की वैल्यू आ गई और आपका उसका अमाउंट भी आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉस्टुलेट नंबर 2 देखिए ध्यान से। पॉस्टुलेट नंबर 1 आपका समझ में आ गया होगा। पॉस्टुलेट नंबर 2 से पहले बेटा देखिए, आपने ये चीज समझ ली कि R जो होता है वो n² के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और Z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए, which of the following has maximum distance between them in हाइड्रोजन एटम। देखो सवाल समझो, बहुत प्यारा सवाल है, समझने का सवाल है। देखो ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के लिए ये है सारे शेल्स, ये n = 1, n = 2, n = 3 और n = 4। क्वेश्चन क्या है उसको समझना। ये पूछ रहा है कि फर्स्ट और सेकंड के बीच की डिस्टेंस ये ज्यादा है या थर्ड और फोर्थ के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है या सेकंड और थर्ड के बीच के। मैंने ये बोला ही नहीं है कि ये यहां से यहां, आप जो दिमाग लगा रहे हो R निकाल रहे हो अगर, हालांकि आपका आंसर करेक्ट है, लॉजिक सही नहीं है, तो बात जरूरी है लॉजिक समझने की। आंसर सही होना नहीं होना वो बाद की बात है। अब सुनो, आप R निकाल रहे हो और R का मतलब हुआ कि अगर आप ये निकाल रहे हो तो आप ये निकालो ना, इसको बोलेंगे R1, मतलब फर्स्ट शेल की रेडियस। अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरा क्या निकलेगा, R2, ये मेरा क्या निकलने वाला है, R3, और ये क्या निकलने वाला है बेटा, R4। अब आपने जो लॉजिक लगाया कि सर n बढ़ेगा, ठीक है, वो एक बात तक ठीक है, लेकिन मेरा सवाल पहले तो ये समझो कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, या ये बड़ा है, या सभी सेम है। आपने बेटा ये फॉर्मूला पढ़ा, देखो क्या यूज कैसे करते हैं किसी चीज का। क्या इस फॉर्मूले में हाइड्रोजन एटम के लिए तो मैं Z = 1 मान सकता हूं। Z = क्या हो गया, 1। Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर। अब जरा देखो, क्या मैं R1, R2, R3 निकाल सकता हूं बेटा। कैसे सर, अरे भैया रेडियस निकालनी है, फर्स्ट शेल की रेडियस, तो R1 के लिए n की वैल्यू क्या हुई बेटा, 1। अच्छा, ये इसके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को तो हम क्या बोलते हैं, a की पावर नॉट या डॉट। ठीक है, मुझे उससे मतलब ही नहीं है कि इसका क्या नंबर है। ठीक है,
एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया और जेड भी 1 हो गया, तो क्या R1 को मैं 1a0 बोल सकता हूं? एन की जगह क्या रखूंगा? 1, जेड की जगह भी 1, तो 1 स्क्वायर अपॉन 1 1, ठीक है। अब अगर मैं R2 की बात करूं तो R2 कब आएगा? जब n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू 2 का मतलब 2 2 जा 4a0, z तो 1 ही रहना है, ठीक है। R3 के लिए n की वैल्यू क्या है? 3, 3 3 जा 9a0, और इसी तरह से ये हो गया 16a0। अभी तक आंसर नहीं निकला है। अभी तक देखना आपने क्या क्या निकाला है। आपने ये निकाल, इधर देखना बेटा, आपने ये निकाला R1 तुम्हारा आया 1a0, R2 तुम्हारा आया 4a0, R3 तुम्हारा आया 9a0 और R4 आया तुम्हारा 16a0। अगर ये निकालना आ गया तो ये निकालने में कहां दिक्कत है? कैसे सोचो बेटा, देखो n1 मतलब ये जो आपका कहां गया, ये वाली डिस्टेंस है 1 to 2 के बीच की, 1 से सेकंड के बीच की, 1 से सेकंड के बीच की जो डिस्टेंस है, इधर देखना, क्या वो इस R2 में से R1 को घटा के नहीं मिल जाएगी? क्या 1 की डिस्टेंस को R2 माइनस R1 से निकाल सकते हो? R2 कितना है? 4, R1 कितना है? 1, तो इसका क्या आंसर आएगा? 3a0। क्या 2 और 3 के बीच की डिस्टेंस, 2 और 3 के बीच की डिस्टेंस, यहां तक जो डिस्टेंस है R3 में से पूरे R2 को माइनस कर दूं तो आ जाएगी? ये है बेटा R3, इतनी पूरी R3, ये है R2, तो क्या R3 में से R2 हटा दूंगा तो क्या मुझे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मिल जाएगी? मिल जाएगी। 9 माइनस 4 क्या आएगा? 5a0। समझ में आ रही है चीजें? अब इसको देखो जरा, n 3 और 4 के बीच का, क्या वो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, मतलब R4 में से R3 को घटाऊंगा तो होगी? तो ये क्या हो गया? 16 माइनस अपना हो गया ये 9, ये क्या हो गया? 7a0। और क्या इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन का आंसर होगा? भाई देखो, यहां तो लॉजिक चलो लग गया कि n की वैल्यू बढ़ेगी तो r बढ़ेगा और उनके बीच की डिस्टेंस भी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन कल को वैल्यू पे सवाल आ जाता तो देखो, कभी कभी कोई चीज सही हो जाती है। मेरा उद्देश्य आप लोगों को ऐसा नहीं है कि भाई कि आपको चैलेंज देना, मेरा यह है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। आंसर सही होना नहीं होना बाद की बात है। अगर वो आंसर विथ कॉन्सेप्ट, विथ लॉजिक, विथ एक्यूरेट पॉइंट से आया है तो ठीक है, लेकिन अगर वो किसी गलती से आया है तो फिर वो एक बार सही हो सकता है, अगली बार वो गलत होगा और उल्टा वो घातक है। क्योंकि जब गलती से सही हो गया ना तो हमें ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब ऐसे ही तो होता है ये, और हम किसी भी दूसरे सवाल में वैसा ही कुछ उल्टा सीधा लॉजिक लगा के आंसर निकालेंगे और हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अगर इस लॉजिक से सोचा है तो परफेक्ट है। अब इसमें वो कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी। अच्छा, जरूरी है ये तो R2 R3 पूछा, R2 and 3 के बीच में पूछा, क्या ये मुझे 2 and 4 के बीच नहीं पूछ सकता था? सोचो, आपको 4-5 अलग अलग दे देता, ये तो चलो 1 2 3 4 2 3 है, 1 2 2 3 3 4 ऐसे मान लो, क्या ये 1 3 2 4 ऐसा नहीं पूछ सकता था? और उसकी वैल्यू पूछ लेता तो अगर आप लॉजिकल सोच रहे हो तो आपका आंसर कहीं नहीं जाएगा। बोलो, क्लियर हुआ कुछ? कैसे कोई क्वेश्चन आ सकता है, किस तरह से पूछा जा सकता है, ये आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए। ये बातें आपके आनी ही चाहिए, ठीक है। ये होमवर्क है, आपको करके आना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू। चलिए बेटा, कल की क्लास का क्वेश्चन और आज एक और नया क्वेश्चन, दोनों को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। बड़े आसान से क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए कैसे। सबसे पहले आपको बोला क्या गया है बेटा आपको बोला गया है कि रेडियाई ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम और रेडियाई ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम, इन दोनों के रेडियाई का आपको रेशियो बताना है। क्या बताना है? रेशियो। क्या हम एक तरह से ये जानने जा रहे हैं कि रेडियाई ऑफ हीलियम और रेडियाई ऑफ
बेरिलियम प्लस, क्या हमें यही चाहिए? बिल्कुल यही चाहिए। अब अगर हम बात करें कि इसको कैसे फाइंड करते हैं, तो कल वाला फॉर्मूला सबको याद होगा। क्या है फॉर्मूला? ए नॉट लगा दें, क्या करेंगे साथ में, मल्टीप्लाइड बाय एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। इधर भी लगाएं तो क्या यहां तक हम लोगों ने कल पढ़ा था? क्या हमने ये पढ़ा था? R इज इक्वल टू ए नॉट जेड एन स्क्वायर अपॉन जेड। क्या हमने कल इसके बारे में बात करी थी? नहीं करी? करी थी। तो इसका मतलब हमें दो रेडियस अलग अलग बतानी है और उनका रेशियो बताना है। ठीक है, क्या मैं ए नॉट से ए नॉट को काट सकता हूं? काट सकता हूं। एन स्क्वायर का मतलब आपका ऑर्बिट की बात हो रही है, तो हीलियम ऊपर लिया है, तो हीलियम का ऑर्बिट क्या है? सेकंड। तो क्या मैं इसको 2 का स्क्वायर अपॉन हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? 2 लिख सकता हूं। क्या मैं ठीक इसी तरह से लिथियम का थर्ड ऑर्बिट और लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? लिख सकता हूं। ठीक है, अब मैं इसको 2 स्क्वायर को लिख दूं मैं 4/2 और 3 स्क्वायर को लिख दूं मैं 9/4। क्या लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं। क्या मैं इस 2 को इस 2 से काट सकता हूं? और क्या हम इसको 8/9 लिख सकते हैं? आंसर। अब आप बताओ 9/8 कैसे किया? कहां आवश्यकता? अगर आपने बेरिलियम भी ऊपर रखा है, हेरिलियम नीचे रखा है, तो भैया देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा समझना, रेडियई ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम एंड दिस, मतलब ऊपर आपको हीलियम रखना है, नीचे आपको बेरिलियम रखना है। या तो आपने ये गड़बड़ करी है जो कि करनी नहीं चाहिए थी। हाँ बेटा, सेकंड अभी बताते हैं। सेकंड का क्या आंसर है? बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, हमारे बच्चे होशियार हो रहे हैं, क्या बात है। नहीं, अच्छी बात है। देखो क्वेश्चंस दुनिया भर के पढ़े हैं। मैं क्या कह रहा हूं, मैं जो आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूं या करवाऊंगा या जो डीपीपीस दूंगा या देने वाला हूं, वो क्वेश्चंस की सागर में से एक बूंद के बराबर है। मतलब अगर कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर से नंबर ऑफ क्वेश्चंस की डिमांड करे तो साहब 1000, 2000, 5000, 10,000 भी कम पड़ेंगे, इतने क्वेश्चंस हैं। अब हमें ये देखना है कि हमारे लेवल के कौन से और हमारे काम के कौन से। ऐसा भी नहीं है कि हर क्वेश्चन के अंदर गोता लगा के आ जाओ, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन अपने लेवल का हो। बहुत सारी चीज़ें होती है जो पढ़ानी होती है या पढ़ी नहीं होती है, तो उसके चक्कर में नहीं रहना है। लेकिन आपको ऐसे सवालों में प्रैक्टिस करनी है। क्या पता कब कौन सा क्वेश्चन आ जाए, कोई कुछ नहीं कह सकते। समझ गए? सेकंड क्वेश्चन को देखिए। चलो आंसर आपको समझ में आ ही गया है। अब आप समझें कैसे आया ये कहता है कि अगर मैं रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम को क्या मान लूं बेटा? x, मतलब रेडियस ऑफ लिथियम फॉर सेकंड ऑर्बिट को ही क्या मानना है? x मानना है। देन फाइंड द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस इन द टर्म्स ऑफ x। तो देखो, क्या मैं एक तरह से इसको वापस ऐसे रेशियो की फॉर्म में लिख सकता हूं, और मैं अगर इसको x मानूं, इसको तो मैं एज इट इज रखूं। इसने पूछा है फाइंड द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, मुझे एक्चुअली ये चाहिए, पर ये क्या निकलेगा वो बाद में देखेंगे। पहले तो मेरे लिए ये क्या है? रेडियस ऑफ लिथियम 2+। ये 5, 7, 10, 15, 20, 25, 50 कुछ भी होगी, तो उसको मैंने क्या माना है? x। ठीक है, क्या हम जानते हैं कि ये ए नॉट इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड अपॉन ए नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड ही होता है। अब एन स्क्वायर क्या पूछा है? लिथियम के सेकेंड ऑर्बिट की बात हो रही है। चलो ये तो कट गया, सेकेंड ऑर्बिट का मतलब 2 का स्क्वायर। जेड क्या हो गया लिथियम के लिए? 3। रुको जरा, सब्र करो, ठीक है। अब इधर चले, एन स्क्वायर हीलियम के लिए कितना है? 1, और हाइड्रोजन और हीलियम जेड क्या होता है? 2। पहले इसको सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा? 2 2 जा 4/3 और ये 1 और ये 2। बोलो क्लियर है? क्या आया ये? 8/3। सुनो,
x अपॉन, ऐसे लिख सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, क्या ये 8RHE प्लस इज इक्वल टू 3x आएगा, और क्या मैं RHE प्लस इज इक्वल टू 3x अपॉन 8 लिख सकता हूं ना, मैं बोलूं? ठीक है, मैं देखो, आप डायरेक्ट करते हो, आपको ऐसे समझ में आ गया, वो आपकी इच्छा है। बीइंग टीचर मुझे सारा बताना पड़ेगा, तो आप ये ना सोचे सर ऐसे ऐसे कर दो ना, मैं तो कर दूंगा भाई, लेकिन अगर मेरी क्लास में अगर एक भी बच्चा ऐसा है जिसको वो चीज़ बात समझ में नहीं आई, तो मुझे तो पूरा खोल के बताना पड़ेगा ना। बाकी अगर किसी को समझ में आ रखा है, वो एक अज्यूम करके इस चीज़ को भी 5 सेकंड में सॉल्व कर सकता है, यही आपको करना है। स्पीड तो आपको रखनी पड़ेगी, पर मेरा एक फर्ज बनता है कि मैं सबको बराबर लेके चलूं। किसी को भी अगर समझ में नहीं आए तो मैं लास्ट बच्चे तक मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं एक एक बात समझाऊं। बोलो, ये क्लियर हुआ? कैसे करना है, किस तरह से करना है, समझ में आया? चलिए अब हम नेक्स्ट कुछ पॉइंट शुरू करते हैं। जैसे हम लोगों ने कल एक पोस्टुलेट को कंप्लीट करा, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह के बारे में बात करी। आज हम बेटा सेकंड पोस्टुलेट की बात करते हैं। चलिए बेटा, सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर क्या कहता है? सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर कहता है कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन स्टेबल फॉर्म in those circular orbits only where the angular momentum of electron is an integral multiple of h upon 2 pi। ये फिक्स कर दिया। देखो h, 2 और पाई ये सब के सब क्या है? एक फिक्स वैल्यूज है, कांस्टेंट्स है। तो क्या मैं इन सबको एक कांस्टेंट मान लूं तो क्या इसने एंगुलर मोमेंटम को नंबर ऑफ शेल के साथ जोड़ लिया? n क्या है? n नंबर ऑफ ऑर्बिट है। n एक तरह से नंबर ऑफ क्या है? ऑर्बिट। तो अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा तो क्या उस हिसाब से एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा? यही कहना चाहता है। अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेंगे तो उसका एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा। एंगुलर मोमेंटम भी चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, m एक कांस्टेंट वैल्यू है। जरा थोड़ा सा डिटेल में जाके देखें तो क्या इस रिलेशन से हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की बात नहीं कर सकते क्या? इलेक्ट्रॉन की, देखो ये बात तो हमें पता है कि रेडियस जो होती है वो n पे डिपेंड करती है। अभी पीछे पढ़ के आए हो, n बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा, बिल्कुल सीधी सी बात है। बेटा ये कोई एटम है, अगर किसी एटम के पास में शेल एक है तो रेडियस उसके अकॉर्डिंग होगी, लेकिन अगर 2 शेल है तो रेडियस 2 शेल के अकॉर्डिंग होगी, 3 है तो 3 के अकॉर्डिंग, 4 है तो 4 के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी क्या उस एटम की रेडियस भी बढ़ेगी? तो ये हम पढ़ के आए हैं। लेकिन इस रिलेशन की मेन इंपॉर्टेंस आ गई कि आप इससे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी तो डिटरमाइन कर सकते हो कि नहीं कर सकते? तो देखो आपने रेडियस ऑफ एटम पढ़ लिया, अभी आप क्या बात कर रहे हो? वेलोसिटी की। एंगुलर मोमेंटम के साथ हम किसका यूज कर रहे हैं? वेलोसिटी को डिटरमाइन करने का यूज कर रहे हैं। तो आप हेडिंग लगाइए, डिटरमिनेशन ऑफ velocity of electron in an orbit। किसी ऑर्बिट में आपको अगर क्या करना है? इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे उसकी बात करेंगे। चलिए देखिए जरा, क्या मैं लिखूंगा एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई? बिल्कुल। क्या हम v इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम आर लिख सकते हैं? क्या हम ये लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, अभी आप इससे पहले क्या पढ़ के आए? तो देखो इससे पहले हम लोगों ने v की वैल्यू को, देखो एम वी आर वाले क्वेश्चन में आप इसी r को रख सकते हो। देखो एम वी आर इज इक्वल टू तो हो गया v इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम। अब r की वैल्यू अगर निकालें तो r की वैल्यू क्या है जरा देखना। हाँ, r की वैल्यू हो गई 2v पाई m अपॉन एन एच हो गई। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं? r की वैल्यू। अब ये कहना चाहता है कि अगर इस r की वैल्यू, अच्छा एक आपने r की वैल्यू और अभी पीछे पढ़ के आए, पहले ये देखो, ये तो बाद में करेंगे। अभी आप पीछे क्या r की वैल्यू पढ़ के आए? r इज इक्वल टू
वो पूरा याद करो। ए नॉट किसे बोला था, देखो जरा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। अरे नहीं करा था क्या? सबसे पीछे चलो थोड़ा, कल वाले टॉपिक में फिर आया था आपका एम के जेड ई स्क्वायर, और यहां आया था मेरे ख्याल से आपके एच स्क्वायर ही था। ठीक है, ये वाला था। बोलो यहां तक था, ये कल पढ़ा था हमने। कोई क्वेश्चन नंबर अगर हो तो उसको लिख देना। सिंस वी नो, ये वाली वैल्यू कहां से आई थी? कल हमने जब आर फाइंड किया था फर्स्ट पोस्टुलेट से। वापस बेटा रिमाइंड करो, कल हम लोगों ने आर फाइंड किया था सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाले से किया था। आर की वैल्यू हमने निकाली थी, यही सेम टू सेम हमारे आई थी। ठीक है, अब अगर इस पूरी आर की वैल्यू को यहां रख दूं, इस आर की वैल्यू को, या देखो अभी आपको करने नहीं होते हैं, आपको याद रखने होते हैं। ठीक है ना, अगर इस आर की वैल्यू को यहां रख दें, सर कैसे? फर्स्ट पोस्टुलेट की हेल्प से आपने आर की वैल्यू यहां रखी। ठीक है, जैसे ही आपने आर की वैल्यू रखी, एन एच 2 पाई एम, रुको, आर की जगह एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, पाई से ये पाई, एन स्क्वायर से एन, एच से एच, एम से एम, 2 2 जा 4, v इज इक्वल टू 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच लिखा जा सकता है। ठीक है, ये आपको वेलोसिटी के लिए याद रखना पड़ेगा। 2 पाई के ई स्क्वायर और जेड हो गया। अब देखो, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते थे? यहां आपका आ गया जेड और यहां क्या आ गया, जैसे वहां किया था कल। इस पूरे को क्या कांस्टेंट माना जा सकता है? पाई की वैल्यू 3.14, देखो पाई की वैल्यू को यहां पर 3.14, के की वैल्यू को 1, ई की वैल्यू को वही 1.6 10⁻⁻19 वही लिया है। नहीं, ई की ईएसयू में ली है, रुकना, ई को बेटा लिया है 4.8 × 10⁻⁻10 ईएसयू। ध्यान से देखना, ये सब इसमें ले रखा है। और h आपका 6.62 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, या -27 कर दो तो अर्ग हो जाएगा। ये सब लेकर अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास बेटा v की वैल्यू आ जाएगी 2.18 10⁸, 2.18 इंटू 10⁸ इंटू जेड अपॉन एन, और यूनिट बन जाएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको अलग अलग वैल्यूज में भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, बट एक बार के लिए इसमें रखो आप। अगर मीटर करना हो तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए, तो मतलब आपके काम की चीज क्या है? ये आपके काम की चीज है। ये याद है नहीं है, एक बार के लिए चल जाएगा, होना चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि याद नहीं होना चाहिए, बट अगर एक बार के लिए याद नहीं भी हो तो पहले ये याद करो, और अगर ये याद हो जाता है, दिमाग में बैठ जाता है, वैसे समझ में आ ही जाएगा, तो फिर आप लोगों को पीछे दिमाग में पूरा रखना ही है। नहीं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये काफ़ी है, v की वैल्यू काफ़ी है। चलिए, समझ में आया? क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए बेटा, इसका आंसर क्या होने वाला है? ए, वेरी गुड। अब ये कैसे हुआ? वही सेम पिछला सवाल। ये कहता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ओनली हाइड्रोजन बोला है, तो वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम, और आपको पूछा वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ एलाइट +2 एटम। ठीक है, दोनों की वैल्यू। अब देखो, जैसे वहां पे हमने ए नॉट माना था ना,
इसको मैं वी नॉट मान सकता हूं, कुछ किताबों में आपको वी नॉट मिल सकता है, तो आप इस फॉर्मूले को वी नॉट करके लिख सकते हो, है ना। तो क्या मैं इसको वी नॉट जेड अपॉन एन और वी नॉट जेड अपॉन एन लिख सकता हूं, ठीक है। वी नॉट से वी नॉट क्या हो जाएगा मेरा, कैंसल आउट। अच्छा, जेड क्या होता है, जेड इसका तो दे रखा है, चलो 1, एन कितना दे रखा है फर्स्ट, लिथियम का जेड कितना होता है 3, और एन कितना दे रखा है थर्ड ऑर्बिट 3। कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो सब कैंसल आउट हो गया। ये तो क्या इसको करोगे तुम, सारा ही कैंसिल है 1। अब सुनो, हमको कहा गया है कि वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज v। इसको ही क्या मानना है, v मानना है। इसको मानना ही क्या है v, अगर x होता तो क्या मानते x, इसको क्या मानना है v लिथियम 2+, ये क्या आया 1। तो ये कहता है कि लिथियम का कितना होगा, तो भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर आएगा, बस तो हो जाएगा। चलिए देखो जरा, इसमें 2-3 कुछ कंडीशंस लगा के मैं बात कर रहा हूं, इसी में है ना, इस वाले ही पोस्टुलेट में, इस वाले ही फॉर्मूला में। तो हम लोगों के पास में फॉर्मूला क्या बना, v इज इक्वल टू वी नॉट इंटू जेड अपॉन एन, और वी नॉट की वैल्यू कितनी है 2.18 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, और 2.18 10⁶ मीटर पर सेकेंड। याद रह जाएगा, याद रह जाएगा ना। इन पे हाईलाइट रखना है, इनको बार बार घर जाके 4-5 बार 10 बार 20 बार ऐसे देखना है, ठीक है। अब देखो, अब कुछ कंडीशंस लगाते हैं। पहली कंडीशन ये है, आपको बोल दी कि व्हेन z इज कांस्टेंट, अगर z इज कांस्टेंट, z को कांस्टेंट ले लिया जाए, तो z कांस्टेंट है तो z की वैल्यू हमेशा ही क्या रहेगी 1। तो क्या मैं v इज प्रोपोर्शनल टू 1/n लिख सकता हूं इफ z इज कांस्टेंट। भाई z की वैल्यू फिक्स कर दूंगा तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाएगा पूरा, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो मैं एक रिलेशन बना सकता हूं v इज प्रोपोर्शनल टू 1/n। क्या इसका मतलब v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 होगा, सही गलत। v1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n1, इसलिए n2 कहां गया ऊपर। अरे का तू समझे, समझ गए। अब जरा देखो, अगर कोई इसका ग्राफ करने का बोले v और n का, v बढ़ेगा तो n घटेगा, तो ये कैसा ग्राफ आएगा, इस टाइप का आएगा। अरे v बढ़ेगा n घटेगा, समझ गए। यहां से यहां क्या हो रहा है, n बढ़ रहा है, तो आप v घटेगा तो n बढ़ेगा, v बढ़ेगा तो n घटेगा, ये हो गया। अगर कोई पूछ ले 1/n के साथ का ग्राफ, तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। v 1/n के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन n के साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। छोटी मोटी बात है, ध्यान रखना, कल को कोई ऐसा बन गया, हालांकि ये कोई बहुत बताने की बात नहीं थी, लेकिन अगर मान लो किसी के दिमाग में नहीं है तो बना रखा होगा। ये हमने पीछे नहीं बनाया, पीछे फर्स्ट पोस्टुलेट में भी बनता है, अगर जगह हो तो फर्स्ट पोस्टुलेट में भी लिख देना, मैं भी लिखवा दूंगा, ताकि कम से कम क्या होगा, चीजें बराबर चलेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड, व्हेन n इज कांस्टेंट, मतलब ये कब है, अभी आपको क्वेश्चंस बताऊंगा। दो अलग अलग एटम लेंगे लेकिन सेम ऑर्बिट के लिए बात हो रही है, दो अलग अलग। अब यही क्वेश्चन है, अभी पीछे से गोया जो हाइड्रोजन और लिथियम का, हाइड्रोजन और लिथियम के सेकेंड ऑर्बिट की ही बात करें तो क्या हो गया, n कांस्टेंट हो गया, z अलग अलग हो गए। हाइड्रोजन और लिथियम के सेम नहीं, हाइड्रोजन लिथियम नहीं, हीलियम के ही या लिथियम के ही सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट की बात करें तो
लिथियम के ही सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस और लिथियम के ही थर्ड ऑर्बिट की रेडियस की कंपैरिजन करवा दे तो ऐसे में z सेम है और n क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। कभी कभी कुछ चीजें जो हैं वो यहां से करवाने के बाद में काफी हद तक क्लियर हो जाती है। तो क्या होता है कि एक सेटिस्फेक्शन आता है, हाँ ये तो देखा हुआ है। एक तो दिमाग लगाना पड़े और एक क्या करो आप अपने हिसाब से उसको देख रखा होगा तो जल्दी दिमाग लगेगा। ये इतना सा फर्क है। तो देखो जरा, z कांस्टेंट है तो क्या लिख सकता हूं, v इज प्रोपोर्शनल टू z। n कांस्टेंट है तो v इज प्रोपोर्शनल टू z। v और z का देखिए क्वेश्चन क्लियर है। अब ये हो गया। अब कोई पूछे आप लोगों को, बस ये 2 पॉइंट हो गए। v1 ये वाला हो गया। तो आपको कोई पूछे तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, z1 अपॉन z2। बोलो ये कर लोगे बेटा? चलें आगे। तीसरा पॉइंट, तीसरा पोस्टुलेट। चलिए पोस्टुलेट नंबर 3। देखो ये जो मैंने काम किया ना, ये काम आप चाहो तो फर्स्ट पोस्टुलेट के लिए भी कर सकते हो, n स्क्वायर और वो लेके, है ना। देखिए बेटा बात क्या हो रही है, बात हो रही है बेटा थर्ड और पोस्टुलेट की। थर्ड पोस्टुलेट कहता है कि जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को जो कि अपने किसी लेवल में है, एनर्जी ऑर्बिटल में है, ऑर्बिट में है, अगर उसको देखा जाए तो वो दो तरीके से काम कर सकता है। या तो वो अपने से लोअर लेवल में जाएगा या वो अपने से हायर लेवल में। सपोज कीजिए हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है और ये n इज इक्वल टू 3 है, तो ये n इज इक्वल टू क्या माना जाएगा, 2। ये n इज इक्वल टू क्या माना जाएगा, 4। ये इलेक्ट्रॉन यहां है। अब अगर इलेक्ट्रॉन को अपने से हायर लेवल में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन। अगर इसको अपने से लोअर लेवल में जाना है तो ये क्या करेगा, एमिशन ऑफ एनर्जी या रिलीज ऑफ एनर्जी। बोलो बात समझ में आई? अगर वो अपने से अपर लेवल में, हायर एनर्जी लेवल में जाना चाह रहा है तो उसे एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब। और अपने से लोअर एनर्जी लेवल में जाना चाहता है तो क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी रिलीज। देखो जरा, अच्छा पहली बात क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है फिक्स होती है, मल्टीपल में बदलती रहती है, n के साथ बदलती रहेगी। कितना n आप ऊपर जा रहे हो, कितना n आप नीचे आ रहे हो, उसके हिसाब से बदलेगी। इसका मतलब तो हो गया क्वांटाइज्ड या फिक्स होती है। क्या इसका मतलब, इससे पता है क्या निकल के आ रहा है, इससे ये निकल के आ रहा है तो क्या सर हम किसी एटम के अंदर अलग अलग ऑर्बिट्स के एनर्जीज को फाइंड कर सकते हैं? यस। हम हर एटम के, अब हर एटम का मतलब बोर की बात कर रहा हूं, बोर ने हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन के सिमिलर एटम की बात करी थी, ठीक है। तो हम हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के हर एनर्जी लेवल की एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए ऑर्बिट्स का नाम क्या पड़ा, एनर्जी लेवल्स। और जो रदरफोर्ड वाला जो पॉइंट था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये अपने एनर्जी को लॉस करके न्यूक्लियस में क्यों नहीं जा रहा है, तो इसके लिए यहां पर क्या याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी एनर्जी क्या है, फिक्स। उसमें जब तक इलेक्ट्रॉन है तब तक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वही रहेगी, सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। अगर वो इससे अपर में जा रहा है तो वो एनर्जी गेन करके एब्जॉर्ब करके जाएगा, अगर वो इससे लोअर में आ रहा है तो वो एनर्जी को रिलीज करके ही जाएगा। तो चेंज होने वाली एनर्जी डेल्टा E इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, E2 माइनस E1। अब E इज इक्वल टू, यहाँ पे E2 क्या है, देखो डेल्टा E क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, एब्जॉर्ब्ड और रिलीज। E2 क्या है, E2 आप इसको ले लीजिए, हायर एनर्जी लेवल को E2 बोला है, लोअर एनर्जी लेवल को E1 बोला है। तो E2 हो गया एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हायर लेवल, इन
हायर लेवल, E1 हो गया एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोअर लेवल। ठीक है, अब एनर्जी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चंस और कैसे फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से क्या करते हैं वो सब। ठीक है, एनर्जी के साथ में देखो इसको मैं बड़ा है इसलिए मैं साथ साथ नहीं करवा रहा। एनर्जी पता चलेगी तो फ्रीक्वेंसी पता चल सकती है, E इज इक्वल टू एच न्यू। लेमडा पता चल सकती है, इसलिए थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाएगा, इतना टाइम अपने पास अभी नहीं है, तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। कल हम इस एनर्जी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उसको करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू। पोस्टुलेट 4, जल्दी लिखिए। डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। इसमें लिखो इसमें नेक्स्ट लिखो डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी, डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय बोर्स पोस्टुलेट। ठीक है, अब इधर देखो, मैं इसमें ना बेटा पूरा डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होता है। किसी भी सिस्टम की एनर्जी का जो टोटल होगा वो उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को हम क्या मान रहे हैं बेटा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर है बेटा हाफ mv²। और आपको अगर पता होगा, हमने पढ़ा था v² इज इक्वल टू क्या होता है, या mv² इज इक्वल टू kZe²/r। ये आपको याद हो तो बोर के फर्स्ट पोस्टुलेट में पढ़ा था, mv² इज इक्वल टू बरा ना। तो क्या मैं यहां पर सीधा kZe²/2r लिख सकता हूं, ये आपको याद रखना है। हालांकि इसके आगे बेटा बहुत सारा डेरिवेशन होता है, हम वो नहीं करेंगे, हमें आवश्यकता नहीं है। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, जहां पर आपका k माइनस kZ²/r। अब जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे और इनके बाद में जो भी आपकी टोटल एनर्जी आएगी उसका मैं आंसर आपको बता देता हूं कि E की वैल्यू हमको याद क्या रखनी है या हमें E कैसे फाइंड आउट करना है। मैं फाइनल आंसर आपको बता रहा हूं। E की वैल्यू लिखो -21.8 इंटू 10⁻⁻12 Z²/n²। और ये आपका आ जाएगा अर्ग पर एटम, अर्ग पर एटम। देखो इसके बहुत सारे फॉर्मूले बनने वाले हैं, मैं इसीलिए आप लोगों को डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं क्योंकि इसके खुद के अपने 4 फॉर्मूले एनर्जी के। तो आप एनर्जी के 4 फॉर्मूले याद करोगे, उसका डेरिवेशन याद करोगे। इससे अच्छा है सीधे फॉर्मूले याद करो, डेरिवेशन में कुछ नहीं रखा। उसके बाद में यही चीज अगर आप जूल में लिखना चाहो, जूल पर एटम, ये याद सब कर लेना। उसके बाद में अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहो, -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर किलो जूल पर मोल में लिखना चाहो, देखिए बेटा अभी हम लोगों ने एनर्जी की बात करी,
ठीक है ना, कि जो अपनी एनर्जीज होती है उसको कैलकुलेट करने के फॉर्मूले क्या क्या है वो आपको ध्यान में रखने हैं। इसके डेरिवेशंस होते हैं, हम उसमें नहीं जा रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो उसका डेरिवेशन हम बाद में कर लेंगे। पहले 3 फॉर्मूले पढ़े एनर्जी को फाइंड आउट करने के, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और उसके बाद में टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी को हम लोगों ने टी बोला, आप चाहें तो इसको नॉर्मली ई बोल सकते हैं, है ना। कुछ बुक में हो सकता है आपको कैपिटल ई लिखे, तो कैपिटल ई इज इक्वल टू के ई प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है उनके बीच का रिलेशन, ठीक है ना। ये रिलेशन आपके दिमाग में होना चाहिए, है ना। इतनी डिटेल में अगर चले गए तो फिर बेटा गए काम से, है ना। अब बात आती है इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स की, है ना। तो सबसे पहले आप न्यूमेरिकल लिखिए, या एक दो ऐसे करो, एक दो बातें और लिख दीजिए। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, ये तो हमने लिख दिया। अब देखो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, देखो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि बोर ने जो एन था उससे बोला था बेटा मीन एनर्जी लेवल, मीन एनर्जी लेवल, ठीक है ना। मेन एनर्जी लेवल का मतलब यहां पर आपको याद ये रखना है कि एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एन। अगर एन बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका एन का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे उस लेवल की एनर्जी बढ़ेगी। आप सब अच्छे से जानते हो कि एन इज इक्वल टू यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, ठीक है ना। तो अब पहली बात तो बोर किसके बारे में बात कर रहा है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स की बात कर रहा है। एनसीईआरटी में 2 अलग अलग आप कह सकते हो पार्ट्स है। पहले दे रखा है उसने हाइड्रोजन एटम के लिए और दूसरा उसने दे रखा है हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। हमने दोनों को मिक्स करके एक ही बार में सब पढ़े। हमने जितनी भी रेडियस निकाली, हमने मोमेंटम निकाली, वेलोसिटी निकाली, उनमें सब में हमने जेड को रखा है। तो अगर बात हाइड्रोजन एटम की हो रही है तो आप जेड की वैल्यू 1 रख के आंसर निकाल देना। अगर बात हो रही है हाइड्रोजन लाइक एटम्स की तो आप उनमें Z की जगह पे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन जो भी बात कर रहा है उसकी वैल्यू रखेंगे और N की वैल्यू रख के उसके आंसर को निकालेंगे। मतलब मैंने 2 अलग अलग पार्ट ना करके एक ही पार्ट में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स दोनों की बातें एक साथ करी है। तो इसमें हम लोग ज्यादा उसमें डेप्थ में नहीं जाके हमने डिटेल मतलब अलग अलग सबको ना पढ़ के एक साथ सबको पढ़ लिया, जो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए n इज इक्वल टू 1 2 3 होता है, मतलब यहां पर इसको हम लोगों ने हमारी 10th क्लास में KLMN बोला था। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि एनर्जी ऑफ K शेल इज लेसर देन एनर्जी ऑफ L शेल, क्योंकि n बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी। तो K शेल की एनर्जी, क्योंकि n की वैल्यू क्या है इनकी कम, तो इनकी एनर्जी भी क्या हो गई कम, L की उससे कम, M की उससे कम और N की इससे भी कम एंड सो ऑन। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? अगर आपको कोई पूछे कि डिफरेंट डिफरेंट शेल्स के लिए एनर्जी का ऑर्डर, एक जनरल टर्म में बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि K की एनर्जी कम होगी L से, L की कम होगी M से, M की कम होगी N से। ये एक जनरल आपको बात समझनी है, और ये इसलिए क्योंकि ये N के अकॉर्डिंग बात करता है और N को बोर मेन एनर्जी लेवल, या इसी को हम क्या बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलेंगे इसको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि हमें आगे पढ़ना है। तो ये एनर्जीज के साथ में हो गया, है ना। उसके बाद में ई इनफाइनाइट बोल दे तो अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था, ई इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या होता है 0। एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट शेल मतलब सबसे लास्ट, सबसे एंड शेल जिसके ऊपर न्यूक्लियस का इफेक्ट ना के बराबर होगा। ध्यान से सुनना, इस बात को समझना। ई इनफाइनाइट का मतलब है सबसे बियॉन्ड द लेवल्स, सबसे बाहर जो शेल होगा, जो सबसे बाहर शेल होगा उस पर न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस 0 ना के बराबर। और जिस पर न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस 0, एनसीईआरटी की लाइन है, शायद आपको याद होगा, हमने कल परसों पढ़ी भी थी कि जो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा या जिस पर न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस सबसे कम होगा, सबसे लीस्ट होगा, उसकी एनर्जी को क्या माना जाएगा 0 माना जाएगा। ये स्टेटमेंट के लिए याद रखना, ठीक है ना। तो यहां पे लिख दो बिकॉज द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस, इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन, on the electron at infinite level is minimum, hence energy will be 0।
इलेक्ट्रॉन का इन्फ्लुएंस जरूरी है, न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस जरूरी है। अगर न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस जीरो है इसका मतलब आपका एनर्जी भी क्या रहेगी, जीरो होगी। देखो एनर्जी का एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है, -313.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर किलो कैलोरी पर मोल में पूछे तो देख लो भैया आपके एनर्जी के ही फॉर्मूले इतने हैं कि तुमसे याद नहीं रहने वाले, तो डेरिवेशन तो तुमने क्या ही याद करना है। देखो इधर, देखिए बेटा इसको देखते सॉल्व करते हैं। एनर्जी रेशियो निकालना है, तो आपको निकालना है लिथियम के लिए, और यही एनर्जी रेशियो निकालना है आपको बेरिलियम के लिए। एक का है आपका थर्ड ऑर्बिट, एक का है आपका सेकंड ऑर्बिट, ठीक है ना। अब अगर आप फॉर्मूले में देखें तो मैं इन सारी वैल्यूज जो भी अपन ने दे रखी थी उन सबको अगर ई नॉट में रख दूं, कोई भी ले सकते हो आप, अर्ग वगैरह में किसी में भी ले सकते हो, मतलब रेशियो से मतलब है। तो इसका फॉर्मूला था जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और यहाँ पर भी हम देखें तो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर था भाई। अब करना क्या है, ये तो वैल्यूज कैंसिल ही होनी है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या हम इसको जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, अब देखो जेड स्क्वायर किसका, तो जेड ऑफ लिथियम कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर, एन कौन सी बात कर रहा है, थर्ड की ही बात कर रहा है ना, लिथियम के थर्ड की ही बात कर रहा है, 3 स्क्वायर। चलिए अपॉन में बेरिलियम कितना हो गया है जेड स्क्वायर 4 स्क्वायर, उसका कौन सा 2 स्क्वायर। बोलो समझ में आ रहा है। क्या मैं इसको पहले से ही काट दूं, बाद में भी काटना ही है। क्या हम इसको 1/4 स्क्वायर और अपॉन 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, ये अपॉन का 2 स्क्वायर कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है। सॉल्व करना ही है, तो ये हो गया कितना हो जाएगा, किसका आंसर, इसका। हो गया ना। चलिए फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इफ ग्राउंड स्टेट, अगर कुछ भी बोल दे, मान लो ग्राउंड स्टेट तुमको बोल दे n, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए ग्राउंड स्टेट अगर n है, तो फिर उसकी अगर पूछे ना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो वो हमेशा n+1 के बराबर होगी, ठीक है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो ये ध्यान रखना n+2, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगी n+3 एंड सो ऑन। ये टर्म्स समझनी है आप लोगों को। कोई पूछे फॉर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम, किसी के लिए भी अगर पूछे ना ग्राउंड स्टेट, तो वो हमेशा कौन सा होगा, फर्स्ट शेल होगा। सर कैसे, अरे भैया हाइड्रोजन है, मान लो ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, यहाँ पर, तो यहाँ होने का मतलब इसका कौन सा शेल, फर्स्ट। लेकिन अगर मैं इसको ही हीलियम प्लस बोल दूं, हाइड्रोजन की जगह मैं क्या ले लूं, तो हीलियम प्लस में आपका इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, तो इलेक्ट्रॉन की जब फिलिंग करेंगे तो सबसे पहले पहला इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें आता है। मान लो अगर ये क्वेश्चन हीलियम का ही होता सपोज, तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा 2, लेकिन अभी हमको क्या पूछा है हीलियम प्लस, तो ये एक इलेक्ट्रॉन मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें से कम। तो हीलियम प्लस के लिए भी ग्राउंड स्टेट कौन सी होगी, फर्स्ट। अगर यही लिथियम +2 होता तो नो डाउट लिथियम के लिए तो ये होता 1s2 और 2s1, मतलब टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन सवाल है लिथियम +2, तो +2 का मतलब ये भी गया और ये भी गया, तो चाहे लिथियम +2 बोलो चाहे बेरिलियम +3 बोलो, ग्राउंड स्टेट हमेशा कौन सी मानी जाएगी, इनकी फर्स्ट है। लिथियम के लिए नहीं, बेरिलियम के लिए नहीं, लिथियम +2 बेरिलियम +3 के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस में कई बार आएंगे और आप लोग गड़बड़ करोगे।
लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने क्या टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2 पढ़ा था? अभी कुछ समय पहले मैंने आपको एक रिलेशन बताया है, ये आपको पोटेंशियल, अच्छा टोटल एनर्जी बोलूं या मैं ई बोलूं एक ही बात है, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दे रखी है -6.8/2। क्या इसका आंसर मेरा माइनस का 3.4 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट? क्लियर? ठीक है, ये तो हो गया, इससे टोटल एनर्जी निकली। क्या आपने टोटल एनर्जी का एक और फॉर्मूला नहीं पढ़ा हुआ? क्या आपने पढ़ा हुआ है? पढ़ा हुआ है। कौन सा एटम दिया हुआ है बेटा? तो 4 हाइड्रोजन एटम, Z की वैल्यू 1। तो क्या मैं, अच्छा ये टोटल एनर्जी की जगह में क्या -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कैंसिल हो जाएगा, 13.6 अपॉन 1/n² लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो सकता है, ठीक है। अब अगर मुझे n² निकालना है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे आगे लेके आऊं तो ये 13.6 अपॉन 3.4 लिखा जा सकता है। ये कितना कटेगा बेटा? 4 टाइम। n की वैल्यू क्या आएगी? 2। अरे आएगी, n² को बेटा क्या मैं n² इज इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूं, 4 को बेटा n² इज इक्वल टू 4 को ऐसे लिखा जा सकता है और इसको कैंसिल किया जा सकता है, और तुम चाहो तो स्क्वायर को उधर दे दो, रूट हो जाएगा, और 4 का रूट कितना होगा? n की वैल्यू 2। और आपने बड़े स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ में बता दिया सेकंड, एंड दिस इज द इनकरेक्ट आंसर, द आंसर इज द फर्स्ट। अब ऐसा क्यों? अभी आपको मैंने बोला एक लाइन की कीमत तुम क्या जानो, नीट एस्पिरिएंट्स। हाइड्रोजन एटम का पहला इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में होगा, तो उसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी? n+1 2। इसने पूछा है कि कौन सी एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो n = 2 कौन सी एक्साइटेड स्टेट होती है हाइड्रोजन एटम के लिए? फर्स्ट। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। मैंने बेटा आपको हाईलाइट भी करके बताया कि ये जगहों पे थोड़ा फोकस रखना। इसने क्वेश्चन पूछा है इन विच एक्साइटेड स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन विल मूव। भैया n2 आया है, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन के लिए n2 कौन सी एक्साइटेड स्टेट होती है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है। जल्दबाजी मारेगी। यहां नीट या आईआईटी के एग्जामिनेशन में समझदारी, होशियारी या इंटेलिजेंसी से ज्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, आपने टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2 किया था, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 इंटू एनर्जी कर सकते हैं। अच्छा, अब एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा? -13.6 इंटू Z² अपॉन n² होता है। अरे होता है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है ना? नहीं, बेरिलियम की। बेरिलियम का n कितना? 4। और n तो देखो n = 1 के लिए k, 2 के लिए l, 3 के लिए m, अभी बता रखा है। n के लिए क्या आएगा? 4। तो Z4 और n भी 4। पहले मैंने n लिख दिया था, Z4 और n भी 4। तो बेटा यहां पर 4² अपॉन 4² क्या हो जाएगा? 1। तो क्या मैं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 लिख सकता हूं? और अभी आपने निकालनी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय -13.6, 27.2। क्या था क्या इसमें? अब आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों निकालनी है थर्ड बोर्स ऑर्बिट।
सेम फॉर्मूला, सेम चीजें लगेगी। अरे भाई टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2, और टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के ही है बेटा, पता नहीं, देखते हैं अभी। पहले तो ये समझ में आया। अब क्या करना है, अरे ई निकाल दो, ई निकालोगे तो दोनों से निकल जाएगा। ई वही -13.6 जेड स्क्वायर, जेड कितना है, हाइड्रोजन एटम तो 1 ही है, एन स्क्वायर कितना है, थर्ड, 3 स्क्वायर 9। अब 13.6 को 9 से डिवाइड करो, कितना आएगा 1.51, वो भी माइनस में। अब सोचो काइनेटिक एनर्जी की जगह रखूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इधर देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू -1.51, तो ये हो गया प्लस का 1.51, और पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2E, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2E, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय, तो माइनस पहले आगे लगा दूं, और ये आ गया आपका 1.51, कितना हो जाएगा 203 माइनस का 3.02। तो देखो अब इसमें भी देखो जोल है, पहले क्या दे रखा है, फिर क्या दे रखा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है प्लस 1.51, और फिर क्या है पोटेंशियल एनर्जी, तो ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आज की सभा यही समाप्त करते हैं, ठीक है। कल बोर के कुछ और क्वेश्चंस और डीपीपीस जो आपको मिलेगी उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।